हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ या आज आपके समक्ष मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ जो आपको किताबों में या फिर आपके पास यदि बड़ी बड़ी किताबें जैसे कि एम लक्ष्मीकांत संविधान की ऐसी किताबें हुई तभी आपके ये इस टॉपिक के बारे में कुछ पता होगा। अदरवाइज ये टॉपिक जो है कम मिलते हैं किताबों में। तो मैं उन टॉपिक को आपको समझाना चाहती हूँ। आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मित्रों इसकी भूमिका जमाते हैं कि महिला आयोग आखिर क्यों आया और क्या उद्देश्य क्या है आने का। क्योंकि कोई भी आयोग या कोई भी अधिनियम जब आता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है या महिला आयोग स्थापित क्यों है। तो मित्रों, महिला आयोग महिलाओं के साथ जो हिंसात्मक, चाहे कोई घरों में हो या हिंसात्मक कार्य होते हैं या फिर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो महिलाओं की कार्यों का संरक्षण हो, महिलाओं का संरक्षण हो, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो, महिलाओं को जो अधिकार दिए गए उनको उपयोग कर सकें, उनको प्रयोग करने में कोई बीच में बाधा ना आए, इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। अब प्रश्न आता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है यह किस प्रकार का निकाय है, ऐसा प्रश्न भी आता है। जैसे कि दो होते हैं ऑप्शन में, एक तो होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है सांविधिक निकाय, या एक होता है संवैधानिक निकाय, संवैधानिक होता है, और सांविधिक को दूसरा नाम भी देते हैं गैर संवैधानिक, अर्थात जो संवैधानिक ना हो। तो महिला आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो इसको एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, रटने से भूल जाते हैं। देखिए, संवैधानिक आयोग वे होते हैं जिनका वर्णन जब संविधान बना था तब से एक अनुच्छेद के रूप में है, एक अनुच्छेद के रूप में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि वित्त आयोग है, वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है, तो वह एक संवैधानिक निकाय होगा क्योंकि उसका वर्णन काय में है, अनुच्छेद में है, एक अनुच्छेद के रूप में है। उसी प्रकार यदि बात हम राष्ट्रीय महिला आयोग की करें तो आपको पता होगा कि महिला आयोग का वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, अर्थात यह बिल संसद में लाया गया और संसद में विधेयक के रूप में लाया गया और संसद ने फिर इसको एक आयोग अधिनियम बनाया और एक आयोग के रूप में ये बना, अर्थात इसकी स्थापना हुई है, संवैधानिक रूप से नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक सांविधिक है। सांविधिक मतलब जिसे विधि के अनुसार संसद में बनाया जाए, विधि के तहत संसद में बनाया जाए, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, किसी अनुच्छेद के रूप में नहीं है। तो आप बड़ी आसानी तरीके से इसका पता लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन किसी अनुच्छेद के रूप में संविधान में नहीं है, अर्थात एक कैसा निकाय है, गैर संवैधानिक या सांविधिक, दोनों एक ही बात है। और जिस आयोग का वर्णन या जिस अधिनियम का वर्णन संविधान में होता है या अनुच्छेद के रूप में होता है, जैसे कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, या पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका वर्णन अनुच्छेद 338B या बा में है, तो ये संवैधानिक निकाय होंगे। तो महिला आयोग में आता है कि ये आयोग है, कैसा है, तो आप निश्चिंत रूप से टिक लगाएगा, सांविधिक आयोग है, ठीक है। और ये एक सलाहकारी आयोग भी है। सलाहकारी का अर्थ होता है कि महिला आयोग एक सलाह के रूप में काम करता है, सलाह दे सकता है। अभी आप इससे कहें कि ये क्या किसी प्रकार का जो है कदम उठाता है, तो कदम नहीं उठा सकता है, ये केवल सलाह दे सकता है, इसलिए एक सलाहकारी और सांविधिक संस्था है। अब महिला आयोग की स्थापना के बारे में यदि बात करें तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो एक था 1990 उसके तहत की गई थी। कब? 31 जनवरी 1992 में। अब हम इसके ढांचे के बारे में बात करते हैं, अर्थात इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं। प्रथम तो 7 में से कौन क्या होता है, एक होते हैं अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, हो गए 2। अब बचे 5 सदस्य। 5 में से जो 2 सदस्य होते हैं, 5 में से जो 2 सदस्य होते हैं वे अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के क्या होते हैं, होना चाहिए, मतलब 2 सदस्य होना चाहिए 5 में से जो अनुसूचित जाति व जनजाति से बिलोंग करती हों। 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब यदि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका प्रमुख कार्य महिलाओं को जो हिंसा महिलाओं से होती है उससे रोकना, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की महिलाओं के संबंध में समाधान करना और महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। अब इसके अध्यक्ष के बारे में यदि बात करें तो इसकी
प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, जो कि महिला आयोग है तो इसकी अध्यक्ष जो होती है वह महिला ही होती हैं। तो इसकी प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो यह है रेखा शर्मा। अब अगले इसको टेन्योर देखते हैं, अर्थात कार्यकाल, यानी कि अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इनके अध्यक्ष व सदस्य जो हैं अन्य, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है वैसे तो, और दूसरा होता है 65 वर्ष की उम्र, अर्थात मान लो कि ये 64 वर्ष में बने हैं, अध्यक्ष व सदस्य 64 वर्ष में बने हैं, वो यदि इनका 65 वर्ष हो जाता है तो फिर ये 3 वर्ष तक के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका टेन्योर जो होता है वो होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इस प्रकार से इनका टेन्योर होता है। अब अगली बात आती है नियुक्ति, कि नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और जो इनका जो धन होता है, इनको जो धन दिया जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग को जितना भी, वह किसके द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। अब अगला है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। अब हम कुछ उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे जो कि महिला आयोग से संबंधित हैं। आर्टिकल विच एसोसिएटेड विद वुमन। तो सबसे पहले जब बात करते हैं आर्टिकलों की, तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि महिलाएं जो कि मजदूरी के रूप में कई महिलाएं कार्य करती हैं, तो ऐसी महिलाएं को प्रसूति अवस्था में अवकाश दिया जाएगा। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 47, जो कि कहता है कि महिलाओं को पोषाहार की अच्छी स्थिति प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 51 का जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें ये कहा गया है, एक मौलिक कर्तव्य यह है जिसमें कहा गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। यही कारण है कि 3 तलाक प्रथा जो कि मुस्लिम इस्लामिक जो है एक रूल के रूप में थी, इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पूर्ण रूप से महिला के सम्मान के खिलाफ है। ठीक है। वह अनुच्छेद 326 महिलाओं को वयस्क मताधिकार या मताधिकार का जो है अधिकार देता है। एक और अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 के तहत महिलाओं को स्थानीय निकायों में, स्थानीय निकाय से आप समझिए कि जो नगर पालिका होती है, नगर पंचायतें होती हैं, इनमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 1/3। तो आरक्षण दिया गया है 1/3। अगली बात यदि करें हम, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत ही राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई है। इस कोष को धन जो है केंद्र सरकार देता है, और जिससे कि ये पूरा आयोग चलता है। अब अगली बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग चूँकि राष्ट्रीय है, तो ये तो इसका तो केंद्र हो गया न्यू दिल्ली में। अब राज्यों की भी राज्य महिला आयोग होती हैं। तो राज्य महिला आयोग अर्थात मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1998 में, 23 मार्च 1998 में। ठीक है। और यदि हम बात करें जो मध्य प्रदेश महिला आयोग है, मध्य प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं ये ओझा हैं, कोई ओझा हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ओझा हैं करके वो इसके अध्यक्ष हैं। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी रिपोर्ट जो है, मतलब वर्ष भर की जो रिपोर्ट है कि आयोग ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कितने जो है केसेस को सॉल्व किया है, तो इसकी जो रिपोर्ट है, ये जो महिला आयोग है, ये किसको देता है, केंद्र सरकार को सौंपता है। ठीक है। तो इस प्रकार से महिला आयोग होता है समाप्त। जो मैंने बताया है आप इसको पेन कॉपी उठाकर लिख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक को कैसे पहचानना है, तो संवैधानिक को आप ऐसे पहचानेंगे कि यदि किसी आयोग का वर्णन अनुच्छेद के रूप में है संविधान में, तो वह संवैधानिक कहलाएगा, अर्थात संविधान ने उसकी स्थापना की है, जब से जो है संविधान बना है, संविधान का निर्माण हुआ है। और यदि कोई आयोग गैर संवैधानिक है, अर्थात उसका वर्णन किसी अनुच्छेद के रूप में भारतीय संविधान में नहीं है, बल्कि उसकी स्थापना हुई थी, जैसे कि महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई। और यदि हम वित्त आयोग की बात करें, तो वित्त आयोग की स्थापना का आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वह संवैधानिक है, क्योंकि उसकी स्थापना संविधान का निर्माण जब हुआ तब से ही हुई है, और उसका वर्णन भी अनुच्छेद के रूप में अनुच्छेद 280 में। इसलिए वह कैसा होगा, वह जो है संवैधानिक होगा, क्योंकि उसका वर्णन अनुच्छेद में है। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।